कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आ जाए। इस अगर मैं टॉपिक की जनरली यहाँ पे बात करूं तो वो अब आपने ख्याल रखना है। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारा कंसर्न रिजल्ट से है। सबसे पहले तो इसका फार्मूला मैं लिखने लगा हूं, एफ इज इक्वल टू, ठीक है, आई एल क्रॉस बी। पहली तो बात आपने ये याद रखनी है, दिस वन इज द रिलेशन के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स लगती है या नहीं लगती है। पहले तो मैं इसका मकसद समझा दूं कि ये फार्मूला आया क्यों है। आसान, अगर मैं फॉर एग्जांपल लाइक जनरल डिस्कशन करूं, आई थिंक सो कभी किसी को जो है वो करंट पड़ा हो या फील हुआ हो, यू नो दैट के समटाइम्स होता ही है कि जब करंट फ्लो कर रहा है, आप किसी वायर को पकड़ें, वो तो फिर आपको पता क्या होगा, लेकिन वायर को अगर पकड़ा जाए तो एकदम से झटका लगता है। ऐसे ही है ना, करंट पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो करंट फ्लो हो रहा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड भी थी। बाज़ का होता ये है कि वो जी एक बंदे को करंट पड़ा, वो उसके साथ ही चिपक गया या उसको एक झटका लगा, दूर जाके गिरा। मतलब क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि करंट फ्लो कर रहा है या मैग्नेटिक फील्ड, आप उसको होल्ड करते हैं या उसको टच करते हैं, एकदम से आपको एक जर्क फील होता है या एक उसका रेजिस्टेंस आता है, तो बॉडी मूव करती है। तो बात तो वही आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि जब करंट फ्लो कर रहा होता है, क्या इतनी पावर है कि वो किसी दूसरी बॉडी के अंदर फोर्स क्रिएट कर सके या उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो सके? बिल्कुल है, क्योंकि फोर्स की जनरल डेफिनेशन क्या है, बॉडी अगर रेस्ट पे है तो उसको मूव करवाए, मूव कर रही है तो उसको रेस्ट पे ले आए। तो बात सिंपल है, करंट अगर आप हाथ लगाएं स्विच को, एकदम से झटका पड़ेगा। झटका मतलब है ना आपकी बॉडी पूरी मूव की है, तो इसका मतलब है वो कौन सा पीछे मैकेनिज्म था, कौन सी एजेंसी थी, दैट वाज द फोर्स। चलिए आगे चलते हैं। फोर्स का इसको क्रॉस प्रोडक्ट है, फार्मूला ओपन कीजिएगा, आई एल बी क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा कर दें या अल्फा से आप इसको रिलेट किया जा सकता है। दिस वन इज द रिलेशन फॉर द जर्नल। और ये कंप्लीट नहीं, आपको याद होगा मैंने बताया था कि जब अगर आपसे पूछा जाए कि f इज इक्वल टू आई एल बी साइन एनी यूनिट वेक्टर, या फिर अगर इसका मैग्नीट्यूड कंप्लीट करके लिखना है तो आई एल बी नॉर्मली हम साइन ऑफ थीटा, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है नॉर्मल है, उसकी वैल्यू 1 होती है। बहरहाल हमारा इससे कंसर्न इतना नहीं है, हमारा कंसर्न इस रिलेशन से है। ले जी, अब जल्दी से मुझे बताते जाए एफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, यानी कि एल और बी आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर। जल्दी बताइएगा फोर्स क्या बन जाएगी, आई एल बी, यानी कि मैक्सिमम। तो क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी इफ द एंगल बिटवीन एल एंड बी विल बी 90 डिग्री। आसान अल्फाज में मैंने बता दिया हुआ है, जिस फार्मूले में साइन आएगा वो 90 पे मैक्सिमम, कॉज आएगा तो वो 0 पे मैक्सिमम। चले जी, अच्छा ये क्वेश्चंस ही हैं स्टूडेंट्स, ये जरा समझते जाइएगा, पूरी स्टेटमेंट नहीं मैं लिख रहा। अब आप मुझे बताइएगा इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, जल्दी बताइएगा न्यू फोर्स विल बी, तो न्यू फोर्स एफ प्राइम रख लें, आई एल बी साइन ऑफ 30 डिग्री। आपको याद होगा साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो आई एल बी ओवर 2 आ जाएगा। यहां इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एफ, ये तो आई एल बी किसकी है, मैक्सिमम, डिवाइडेड बाय 2। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, बताइए कि किस एंगल पे बिटवीन एल एंड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू फोर्स विल बी हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, किस पे आएगा, 30 डिग्री के ऊपर। अच्छा जी, अब ये भी बता दें मैं फॉर एग्जांपल इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जल्दी बताइएगा न्यू फोर्स किसके बराबर आएगी, आई एल बी साइन ऑफ 45 डिग्री। किसी को अगर याद है तो जरा सोचिएगा, आई एल बी का मतलब हो गया फोर्स मैक्सिमम, और ये पता किसके बराबर है 45, मैंने टॉपिक नंबर 3 के अंदर इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी। ओके, याद रखिएगा 45 का मतलब होता है 1/√2, तो डिवाइडेड बाय √2, ये भी आपके पास वैल्यू पूछी जा सकती है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अगला सवाल मैं पूछता हूं कि इफ, ये बस बताइएगा, इफ बी इज पैरेलल टू एल, अब क्या होगा, जब लफ्ज पैरेलल का आ गया तो थीटा जारी बात है क्या हो जाएगा, 0। एंटी पैरेलल भी हो तो वो 180 है, हमें जरूरत नहीं है फिलहाल करने की। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ 0, बताना साइन 0 की वैल्यू क्या थी, 0, तो इसका मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी 0। किस पे होगा, जब एल और बी दोनों आपस में क्या होंगे जी, वो यू नो दैट कि वो पैरेलल होंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मेशन की तरफ। एस, अब ये भी आपने नोट डाउन करना, एफ इज इक्वल टू आई एल, आपने रिलेट किया है, चले आई एल बी ही रहने दें, ये रहने दें। वैसे मुझे बता दीजिएगा कि आप ये कह सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बी है,
फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई भी है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी से भी है। इनका आपस में रिलेशन जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक आप इन दोनों से रिलेट कर सकते हैं। ले जी, अभी आपने बताया F इज इक्वल टू फार्मूला क्या है, आई एल बी, ठीक है, मैक्सिमम ही पूछूंगा मैं। बताना जरा बी का अगर पूछा जाए तो फार्मूला क्या होगा जी, आप लिखेंगे बी इज इक्वल टू आई और ये आपके पास एल आ जाएगा। ले जी, इसका भी प्लीज आपने ख्याल रखना है इसके अकॉर्डिंग टू। अब देखिए यहां से रिलेशन क्या निकल रही है कि बी और एल के दरमियान, याद है अभी मैंने बताया था कि वही बात कि उसकी जो लेंथ है या रेडियस बढ़ता चला जाएगा उसके साथ उसका रिलेशन इनवर्स हो जाएगा। ये फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए जी। बताइएगा इसका जो यूनिट बनेगा, ठीक है, बी का जो यूनिट बनेगा वो आ जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। तो बी शोज द न्यूटन पर, सॉरी ये पर नहीं, ये एम्पेयर ही आ जाएगा, ठीक है, ये आपके पास एम्पेयर है, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर आएगा। और आपको थोड़ा बहुत अगर याद हो तो दैट इज, अगर इसको करें तो ये टेस्ला के इक्वल होता है। टी स्टैंड्स फॉर टेस्ला, तो 1 टेस्ला निकल आया न्यूटन पर मीटर, अच्छा यहां पे कर ले चले टेस्ला पर एम्पेयर। लिए जी, ये भी आपके पास फॉर्मेशन आ सकती है, ठीक होगी बात ये। तो 1 टेस्ला किसके बराबर आ गया, न्यूटन पर मीटर पर एम्पेयर। ये हमारी हो गई इसकी, इस टॉपिक की मैथमेटिकल कैलकुलेशन। तमाम फॉर्मेशंस आपको प्रॉपरली इसके बारे में जो है वो पता होनी चाहिए। चलें जी, अब मैं क्वेश्चन करता हूं कि इफ फॉर एग्जांपल I इज इक्वल टू, ये स्टेटमेंट ही था, आप मुझे वैसे ही बता दीजिएगा, 0.5 एम्पेयर, I इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। इसी तरह आप इसको रिलेट कर लें, लेट सपोज लेंथ आपको दी हुई है 2 मीटर, ठीक है, और B आपके पास कितना, आप फॉर एग्जांपल ले लें, कोई भी वैल्यू ले लें, लेट सपोज 2 टेस्ला, एंड आप मेंशन कर रहा हूं B और L आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो आपके पास सवाल है फोर्स की वैल्यू बताइएगा क्या होगी जी। बताइएगा, ये डाटा आ गया, अ लॉन्ग वायर कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ 2 मीटर, करंट 0.5 एम्पेयर फ्लोइंग थ्रू इट एंड जनरेट मैग्नेटिक 2 टेस्ला। वो सारी बातें बताओ, फोर्स क्या होगी। तो क्वेश्चन में आपने क्या करना है, F इज इक्वल टू वही बात, आई एल बी, परपेंडिकुलर है तो 90 आ गया, बाकी सबकी वैल्यूज पुट कर दें। देखें ये 0.5 आ गया, ये 2 आ गया, ये 2 आ गया 1, और 0.5 और 2 कैंसिल, तो आंसर कितना बन जाएगा इसका, फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, इसका प्रॉपर आंसर बन जाता है। ठीक होगी बात ये। अब क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ न्यूमेरिकली, ये अब आप जरूर सोचिएगा भी, इफ न्यूमेरिकली एफ, आप किसी से रिलेट कर लें, इफ न्यूमेरिकली लेट सपोज एफ इज इक्वल टू बी, ठीक है, न्यूमेरिकली कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। न्यूमेरिकली एफ इज इक्वल टू बी एंड आई इज इक्वल टू 2 एम्पेयर, फाइन, ये मैंने वैसे रफ सा सवाल बनाया, फाइन एल की वैल्यू जो है वो बताइएगा। ठीक होगी बात ये। अब आपको पता है कि सिंस थीटा वही 90 डिग्री ही रहने दें, ठीक है, एफ इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू आई एल बी है, ओके। अब आपने बताना ये है क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये जब इधर आएगा कैंसिल, पता है मैंने कैंसिल क्यों किया, क्योंकि मैंने ऊपर एक वैसी कंडीशन लगा दी है कि फोर्स और बी की जो जो वैल्यूज है वो न्यूमेरिकली भाई इक्वल है। 2 न्यूटन 2 टेस्ला, 3 न्यूटन 3 टेस्ला, दोनों बराबर है तो वैसे कैंसिल, मुझे इतनी लेंथ जाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने फाइंड आउट क्या करना था, लेंथ, तो यहां पे आ जाएगा 1 ओवर आई, एल इज इक्वल टू 1 ओवर आई की वैल्यू 2 है, साइन 90 मैं बता दिया आपको, वैसे ही वो 1 के बराबर, तो कितना आ जाएगा जी, ये ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं 0.5 मीटर, ऐसा यूनिट में चल रहा है तो मैंने ऐसा यूनिट के अंदर ही उसको रिलेट कर दिया। अगला सवाल, फॉर एग्जाम्पल, ठीक, इफ थीटा इज इक्वल टू, मैं इसको रिलेट करता हूं, π/6 है, ठीक है, π/6 बिटवीन बी एंड एल, ओके। आई की वैल्यू आप ले लें एज यू विश, फॉर एग्जांपल 2 एम्पेयर ले लें, ठीक है, और इसी तरह बी की वैल्यू आप, ये थीटा, बी की वैल्यू आप ले लें जी 1 टेस्ला, और लेंथ फॉर एग्जांपल आप ले लें 100 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है फाइंड एफ जी। अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कि क्या होना चाहिए, मसला क्या करेगा ये वाला, ओके। एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन, किसी को पता है π/6 किसके इक्विवेलेंट होगा, मैंने सारी चीजें मेंशन की थी, कभी याद ना रहे कि ये π/6 समझ नहीं आएगी ये डिग्रीज में किसके बराबर है, लेकिन पाई का तो पता है ना, वो होता है 180 ओवर 6, कैंसिल करो तो 30, फौरन माइंड क्लिक किया, अच्छा ये तो 30 डिग्री के बराबर है। ले जी, अब इनकी वैल्यूज पुट करें, आई की वैल्यू 2 है, लेंथ 100 सेंटीमीटर, शॉर्ट
मीटर में इसका आ जाएगा 1 मीटर, और b की वैल्यू 1 ही है, और ये sin 30 होता है 1/2, कैंसिल। तो बताना फोर्स की वैल्यू कितनी बन जाएगी जी, वो आपके पास 1 न्यूटन। इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट, एक पॉइंट है, वो आई डोंट नो आपको याद हो या ना हो, F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ठीक है, थोड़ा आपको याद हो, जब भी ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर होता है ना, जो भी फॉर्मूला हो, उसका जो आंसर सारी बात F आ रहा है ना, आंसर हमेशा इन दोनों पे कुछ याद है, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर। याद होगा, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं। याद है ये टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था ना आपने कभी, R क्रॉस F। आपने कहा था कि जी ये आपके पास R है, ठीक है, ये F है, यानी कि ये इस तरह फॉर्म है, इस तरह, और ये जो ऊपर जाता है ना आंसर R क्रॉस F, एक्चुअली ये टॉर्क होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट सा लिखा है, आई होप सो नजर आ जाए। तो R क्रॉस F, यानी कि जो भी क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर होता है वो हमेशा उसके ऊपर क्या रहता है, परपेंडिकुलर। मतलब F जो है वो इसके ऊपर हमेशा फोर्स क्या रहेगी, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी। ठीक है, म्यूचुअली जैसे आप इसमें रिलेट करते हैं। अच्छा एक और बात भी याद रखना, कुछ अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, आपने R क्रॉस F पढ़ा था ना आपने, अगर ये I क्रॉस J हो तो जारी बात है इसका आंसर थर्ड एक्सिस में चला जाएगा, K आ गया। वो अलग बात है कि नेगेटिव या पॉजिटिव। मैं एग्जांपल देता हूं, मुझे बताना, अगर फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस था, तो बताना ये किस एक्सिस में चला जाएगा, Z एक्सिस के अंदर चला जाएगा। सेम एज इट इज, अगर ये Y है और ये Z है, इसका थर्ड एक्सिस एक्स एक्सिस में चला जाएगा। मैं पॉजिटिव नेगेटिव साइन नहीं बता रहा, मैं वैसे ही। तो जिन एक्सिस में ये होंगे ना, जिन एक्सिस में भी ये होंगे, फोर्स हमेशा उसके थर्ड एक्सिस में लाई करते हैं। ये वैसे एक जनरल सा था, समझ आ गई हो तो देख लीजिएगा, इतना ही कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे नहीं है। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब आपने याद रखना है कि हमारे पास में ना, अब आपको एक होता है पाम रूल, ठीक है, बुक में भी मेंशन है पाम रूल, तो उसको हम आगे जाके भी डिफाइन करेंगे। लेकिन अभी हम बेसिकली अपने टॉपिक पे रहते हुए मैक्सिमम कितने टाइप के सवाल पूछे जा सकते हैं और वो MCAT के अंदर कैसे सवाल आएंगे वो हम करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ ये जरा एक दो चीज़ें हैं, लेकिन प्लीज़ वो थोड़ा सा ना ज़रा मुश्किल है। तो आई होप सो हम जिस तरह अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके चलेंगे, आपने बुक सामने रखनी है, आपको तब क्लियर होगा। तो मैं वैसे थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। मैं ना, आप ना एक काम करें, इस अब जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, आप अपने सामने FSC की बुक, स्पेशली ये जो लेवल्स के स्टूडेंट है वो भी प्लीज़ ज़रा इसको, पेज नंबर है 58 से 59, ये प्लीज़ सामने अपने निकाल के रखें, ये तभी देख के ज़्यादा क्लैरिटी होगी। इससे सवाल आ चुका हुआ MDCAT के अंदर, तो ये मैं इस वजह से थोड़ा सा इस पर फोकस होने लगा हूँ। आपने काम करना है, पेज नंबर 58 पे ना नीचे बिल्कुल साइड इंफॉर्मेशन है, प्लीज़ आप ज़रा पहले तो आप उसको टिक करें, फिर आगे देखते हैं क्या। अब ये जो मैं बात बताना जा रहा हूँ ये आपने भूलनी नहीं है, ये एंड तक पीछा नहीं छोड़ेगी। ओके, इस पूरे टॉपिक में नंबर 1 साइड इंफॉर्म, अगर दो वायर्स में से ना करंट अगर सेम फ्लो करे सेम डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, तो याद रखिएगा दोनों वायर्स हमेशा आपस में अट्रैक्ट करती हैं। अब से जो होगा थोड़ा जरा फ्रेश हो जाए ताकि ये जो मैं टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या वर्ड यूज किया, वायर्स में से अगर करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में, दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो मैं यहां पे लफ्ज लिख रहा हूं देयर विल बी अट्रैक्शन। अच्छा, लफ्ज अट्रैक्शन का मतलब यानी कि ये इसको करेगा, ये किससे करेगा, जारी बात है कोई ना कोई फोर्स तो होगी। एक को F कर दें, एक को आप F प्राइम का नाम दे दें। पहले तो भी आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या है, ये आपके पास दो वायर्स है, पैरेलल वायर्स है, अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन, मैं अभी करंट की अमाउंट नहीं, क्योंकि दोनों में सेम करंट की बात कर रहा हूं, दोनों में अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, याद रखिएगा वो दोनों वायर्स आपस में यानी कि क्या हमेशा होगा, रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर। नाम रखना चाहे रख दें, क्योंकि कोई चीज अगर मूव करती है तो इसका मतलब उसमें फोर्स की इन्वॉल्वमेंट है, याद रहेगी बात ये। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, अपने माइंड पे साइकी क्रिएट करें कि वायर में अगर करंट की डायरेक्शन सेम हो पैरेलल वायर्स में तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पे, मैग्नेटिक फोर्स की। फिर मैं बोल रहा हूं सेम है तो अट्रैक्ट, ऑपोजिट है तो रिपेल करेंगे। अब एक असूल है, ठीक है, ये अब थोड़ा सा ना आपको पॉइंट, पेज नंबर 59 पे ये रीडिंग आपको मिलती है, ठीक है। फोर्स इज ऑलवेज
एक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये आप जरा इसको ना फोकस करना इस पॉइंट को। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है कि फोर्स हमेशा, बुक में आप एक्सप्लेनेशन भी है, फोर्स हमेशा जब ऐसे केसेस आ जाते हैं ना मैग्नेटिक फील्ड के, तो फोर्स हमेशा किस तरफ लगती है? वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, ठीक है, जहां पे वीक होती है कोई चीज। ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, ये अब आपको जरा समझना होगा। मैं फिर बोलूं, फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द वीक मैग्नेटिक फील्ड। इस केस में, ये इस केस की बात हो रही है। अब मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया है वीक का। कोई पहले, मैं अभी ना बिल्कुल बेसिक्स बता रहा हूं। लफ्ज वीक कब होता है खुद बताओ आप? ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके या कैंसल आउट करके? कैंसल आउट करके। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, देखो, एक फॉर एग्जांपल ये डायरेक्शन है, मुझे नहीं पता अब ये क्या वैल्यू है, जो भी है, जैसे भी है, और एक ये है। अब मुझे बताओ, जैसे ही इनका टकराव इधर से और इधर आपस में होगा इस पॉइंट पे, तो ये दोनों का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या वीक होगा? जाहिर बात है वो वीक फॉर्मेशन में चला जाएगा, ठीक है। मैं वो बड़ी कोलिजन या इस तरह की बात नहीं कर रहा, यानी कि इनका अगर मैं रिजल्ट निकालूं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे? कैंसिल। इन द एंड रिजल्ट जो है वो ज्यादा नहीं होगा, सारी बात है, रिजल्ट कम हो जाएगा। ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए कहा। अब ये देखते हैं, इसका रट्टा नहीं लगाना कि ये कैसे हो गया। दो करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो उन्होंने अट्रैक्ट किया, डिफरेंट है तो रिपेल किया। याद रखिएगा मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है फोर्स से, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। जिस तरफ फोर्स लगती है, ये लफ्ज इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ फोर्स जारी हो ना, इस केस वहां समझे मैग्नेटिक फील्ड वीक है। समझते हैं क्या मतलब इसका? देखो, इसका मतलब ये जो फोर्स जिस तरफ जा रही है ना आपस में अट्रैक्ट, इसका मतलब दरमियान में मैग्नेटिक फील्ड वीक है। लोग चेक कर लेते हैं, इसको बना के ना चेक करते हैं। देखें, देखो, ये करंट आई हो गया, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करंट आई हो गया, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड। जरा इसकी राइट हैंड रूल से जरा डायरेक्शन तो सेट करो, चाहे आप अपने रजिस्टर पे कर लीजिएगा। ऐसे आया, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे। इसकी अगर आप डायरेक्शन फॉर एग्जांपल करेंगे, ठीक है, तो ये आपके पास कंडीशन क्या होंगी कि यहां पे फॉर्मेशन कुछ यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है और यहां से आ रहा है, ठीक होगी बात ये। अब आप जरा गौर कीजिएगा, ठीक, यहां पे हुआ क्या है, ये इधर की फील्ड और इधर वाली फील्ड, इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? कैंसल। वो उधर से आ रहा था, वो उधर से आ रहा था। लाइक अगर हम इसको ओवरऑल जनरली ड्रॉ करें, ठीक है, यानी कि इधर से घूम के, वो उधर से घूम के, आप चाहे रजिस्टर पे ड्रॉ करेंगे आपको क्लियर होगा और ज्यादा। तो यहां पे दोनों ऑपोजिट हुए, इसका भी इसका भी। मुझे खुद बताओ, ये दोनों जब ऑपोजिट हुए तो ये वाला पार्ट वीक बना या स्ट्रॉन्ग? यानी कि बी की बात कर रहे हैं, बी जो है वो वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग? ऑब्वियसली वीक हुआ है। और जब जिस तरफ वीक होता है ना, फोर्स हमेशा उसी तरफ ही लगती है। ये है वो पॉइंट। इस वजह से कहते हैं कि दो वायर्स में अगर करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट सेम है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, फोर्सेस आपस में ऐसे होंगी, क्योंकि मैंने बताया कि वो वहां पे क्या है, वो वीक है। ये बनाते हैं, ये कैसे बना स्टूडेंट्स? ये जरा मुश्किल पॉइंट था, तो आप इसको दोबारा भी इसको देख सकते हैं प्लीज। मैं जो वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा हूं देखें, इसकी डायरेक्शन बनाई, सपोज वो ये वाली बनती है, इस तरह जा रहा है, ठीक, इस तरह जा रहा है। इसकी सर्कुलर पाथ मैग्नेटिक फील्ड की बनाई तो इसका उसका उलट है, तो आप खुद भी देखेंगे वो इस तरह जाएगा, ठीक है, ये जरा ख्याल रखिएगा। अब आप जरा इन दोनों में देखिए हुआ क्या है। मुझे बताओ, ये इधर से आ रहा था, वो उधर से, ये भी इधर से आ रहा था। मुझे खुद गौर करके बताओ, ये इस इवेंट में दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम नहीं होगी। यानी इसकी फील्ड और इसकी फील्ड, यहां पे मैं एक वैसे ही लफ्ज लिख रहा हूं, दोनों ने एक दूसरे को क्या किया? सपोर्ट। दोनों ने सपोर्ट किया, मिल गए आपस में। तो जब चीज मिली तो खुद बताओ, जो बी है यहां पे, रिजल्टेंट बी जो है वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? जारी बात है वो स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि दरमियान में जो बी है वो स्ट्रॉन्ग होगा। और आपको बताया जिस तरफ और यहां ये स्ट्रॉन्ग होगा उस तरफ फोर्स नहीं जाएगी, तो बी दरमियान में स्ट्रॉन्ग है लेकिन उधर और इधर वीक है। तो जिस तरफ वीक होता है ना, हमेशा फोर्स उस तरफ लगती है। ये इसमें नहीं है, हमेशा किस तरफ लगेगी? उस तरफ। बहरहाल अगर ये पॉइंट समझ आता है तो ठीक है, लेकिन आपके लिए दैट इज इनफ। सेम डायरेक्शन हो अट्रैक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन हो
रिपल्जन। और जिस तरफ फोर्स जाती है ना वो हमेशा वीक होता है। यहां ये फोर्स इस तरफ जा रही है तो ये वाला कौन सा रीजन होगा, वीक रीजन होगा। और इधर आ जाए, इधर बी जो है वो वीक होगा बस, और इस तरफ स्ट्रांग होगा। तो बस इतना बताना है कि जिस तरफ फोर्स होगी वो वीक है, और जिस तरफ नहीं, मतलब कि उसके ऑपोजिट, वो क्या होगा, स्ट्रांग। जैसे इसका यहां कहीं बी जो था वो वीक है, लेकिन दरमियान में जो है वो हम कह सकते हैं वो क्या होगा, वो स्ट्रांग होगा। अब मैं आता हूं एमडी कैट का ओरिजिनल क्वेश्चन आपसे शेयर करता हूं उसी टाइप का, और आप मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। ले जी, मैं पहले दोनों सवाल करते हैं। लुक एट दैट, करंट की डायरेक्शन, ये देखना, ये एक्स पॉइंट हो गया, ये वाई पॉइंट हो गया। आप क्वेश्चन में बना लेना को, एट व्हाट पॉइंट, यानी कि एक्स और वाई, बी इज स्ट्रॉन्ग। एट व्हाट पॉइंट बी इज स्ट्रॉन्ग। कुछ समझे क्या करना चाहिए? ऐसे सवालों में लाजमी देखो कि पैरेलल वायर्स में करंट की डायरेक्शन क्या है। करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, सेम। मुझे पहले बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? फौरन पता चल गया, नहीं जी ये तो अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये कोई एफ है, ये एफ प्राइम कर दें, व्हाटएवर जो भी है, जैसे कूलम्स लॉ टाइप में करते थे। मुझे बताओ जिस तरफ फोर्स लगती है, फोर्सेस आ रही हैं, उस तरफ जो बी है वो वीक होगा या स्ट्रॉन्ग होगा? ऑब्वियसली जिस तरफ फोर्स जाती है तो मैं कहूंगा, आंसर यहां लिखने लगा हूं, एक्स पे क्या होगा, इज वीक। तो वाई पे क्या होगा, वही टर्म क्या बनेगी, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो जिस तरफ फोर्स जाएगी वो वीक होगा, इसके अलावा इधर उधर जो होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास स्ट्रांग फॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चंस बताते जाएं, क्वेश्चन से ज्यादा हम सीखते हैं। ठीक है, ले जी, अब मुझे आप बताइएगा, करंट है, सेम करंट है जी ये, ठीक है, ये आपके पास फॉर्म में आपके पास। अब आपने सिंपल ही मुझे बताइएगा, ये ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है, दोनों बता दो। एट व्हाट पॉइंट बी विल बी स्ट्रॉन्ग और वीक, दोनों ही बता दो, बस वही बात। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि ये करंट की डायरेक्शन पैरेलल सेम है या ऑपोजिट? ऑपोजिट है। ऑपोजिट में क्या करना है? ऑपोजिट है तो यानी कि क्या चीज होगी जी, रिपल्जन। देखो फोर्स वो उधर जा रही है, वो उधर जा रही है, तो फौरन समझ लग गई जिस तरफ फोर्स होती है वो पार्ट कौन सा होता है, वो वीक होता है। तो बी को आपने क्या करना है, ये वीक फॉर्मेशन पॉइंट में आ गया, और ए जो आएगा वो किस फॉर्म में चला जाएगा, वो स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर चला जाएगा। तो आई होप सो इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगला सवाल अब मैं थोड़ा इससे हटके करने लगा हूं, पिछले वाले टॉपिक से रिलेटेड कर देता हूं। ये आपके पास करंट है, पॉइंट इस तरह बने होंगे, लेट्स सपोज एक्स पॉइंट, वाई पॉइंट और जी पॉइंट। ठीक है, एट, उसी तरह क्वेश्चन है, एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग। मैं वर्ड वैसे यूज कर रहा हूं या मैक्सिमम भी हो सकता है जी, बताइएगा। ये तो एक ही वायर है, अब आपको याद आया होगा, मैंने बताया था आपको भी पीछे कि जब एक वायर को ड्रॉ करते हैं, एक वायर के अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होती है। जितना करीब होगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। तो मुझे खुद बताओ कि अगर मैं इसको यहां पे सर्कुलर पाथ में ड्रॉ भी कर लूं, जारी बात है ये तो किसी खाते में नहीं ना आएगा, ये तो बिल्कुल इससे आउट हो गया। तो इसका मतलब है नियरेस्ट टू द वायर आपके पास क्या है, एक्स है। तो आंसर में वही बात, एक्स है, बीटा वाई है, चार्ली जी है। तो आंसर आपका स्ट्रॉन्ग है, तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स इसका प्रॉपर आंसर आएगा यहां पे। स्टूडेंट्स अब मैं थोड़े से आपसे ना क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि ये वाला डायग्राम से रिलेटेड जो है ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर हमें ज़्यादा क्लैरिटी होगी कि किस तरह के क्वेश्चन। मैंने आपसे पहला सवाल ही जो है वो ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन किया। मैं कुछ एमसीक्यू करता हूँ, आप मुझे ना आंसर भी बताते जाएगा, ताकि हमारे पूरे अच्छे तरीके से टॉपिक की जो है वो प्रिपरेशन हो जाए। केस 1 मैंने इसलिए लिखा है, वैसे मैं शो किया है कि इस कैटेगरी के क्वेश्चन, यानी कि कैटेगरी 1 भी कर सकते हैं। पहला तो सवाल सबसे पहला वाला, अब आपने मुझे जल्दी से बताते चले जाना है प्लीज़। इसमें जल्दी से वही वाली कैटेगरी वाली बात होगी कि ये आपके पास है, ये आपके पास है, सपोज ये एक्स पॉइंट है और ये वाई पॉइंट है। पहले वाला दोबारा सवाल करते हैं जी, बताइएगा
वही बी के बारे में बताना है आपने, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा। एट व्हाट पॉइंट द बी विल बी मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इज द स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगी, बताइएगा किस पॉइंट पे होगी। बताना पहले कि ये दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम है, इन्होंने अट्रैक्ट करना है, तो वाई पे जल्दी से बताओ क्या होगा, वो स्ट्रांग जो है वो करेगा, और एक्स जो है वो क्या करेगा, वो आपके पास वीक उसकी बी की स्ट्रेंथ होगी। ये आपके पास कंडीशन आपके पास यहां पे आ गई, ठीक होगी बात ये। उसी तरह वंस अगेन मैं उससे रिलेट करता हूं कि जल्दी से बताइएगा, ये दो वायर्स हैं, ठीक है, और दिस वन एंड दिस वन। वंस अगेन वही मैं आपसे पॉइंट पूछूंगा, इसके अंदर मैं ये करंट इनकी डायरेक्शन ये वाली है, ये भी करंट ही था आई, जो कि उनका वैल्यू सेम है। ओके अब वही बात आ गई, ये एक्स हो गया जी, ये वाई हो गया। जल्दी से बताइएगा कि यहां पे एक्स और वाई पे कहां पे स्ट्रांग है, कहां पे वीक है बी जो है। तो आपको पता चल गया फौरन, डायरेक्शन करंट की ऑपोजिट है। ऑपोजिट में क्या होता है, रिपल्जन होती है। जो भी फोर्स है में वैसे नाम रखे हैं, तो अब मुझे बताइएगा जिस तरफ फोर्स जाती है ना, वहां पे उसे कोई भी पॉइंट मिले तो वो वीक कंडीशन में चला जाता है, वो वीक में आ जाएगा। और एक्स जो है जारी बात है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन के अंदर चला जाएगा। ये हो गए दो वायर्स हो गई, और उनके आपके पास जो है वो जनरली ये केसेस आपके पास बनते हैं। अब आते हैं मैं केस 2 के क्वेश्चंस, कैटेगरी 2 के फॉर एग्जांपल, वो कैसे हो सकते हैं। ले अब जरा थोड़ा सा जरा मुश्किल क्वेश्चंस आने लगे, वो अब आप देखें। अच्छा इन तमाम कैटेगरीज में ना मैं बताता चला जाऊं, आई करंट तीनों में मैंने क्या लेना है, सेम लेना है। डी मतलब के डिस्टेंस बिटवीन वायर्स कह रहा हूं, वो भी क्या होगा, वो भी आपके पास सेम लेना आपने, ठीक है। ये कैटेगरी है, ये जरा मुश्किल लगे लेकिन आई होप सो हम जिस तरह करेंगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, तीन वायर्स ड्रॉ करें, ठीक है, ये और ये बहुत सिंपल है, मुश्किल नहीं है। देखें आई, ये भी आई, ये भी आई, ए बी और सी है, तीन वायर्स है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पहला सवाल पूरा लिखता हूं। द वायर बी, बस इसका ज्यादातर सेंट्रल से पूछा जाए, वायर बी will move towards option A C, beta option A Charlie will not move, ठीक है, will not move। जारी बात है, मैंने अभी आपको क्या कहा, इन दो वायर ने आपस में अट्रैक्ट करना है, इन दो वायर्स ने आपस में रिपेल करना। वायर्स मूव हो रही है ना, यहां मैंने बताया था इन दोनों ने अट्रैक्शन होनी है, इन दो वायर्स में रिपल्जन होनी है जी। थोड़ा सा इसके बारे में सोचते हैं कि क्या होगा वायर बी के बारे में, ध्यान से सुनिएगा, ये पॉइंट है, मुझे इसको ना पेयर्स बना के करते हैं, मुश्किल है, जरा देखिएगा। पहले ए बी को देखेंगे, फिर बी सी को देखेंगे, फिर अपना रिजल्ट निकालेंगे क्या होगा। देखो करंट वगैरह सब में सेम है, लुक एट दैट। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा आप ना नाम कोई भी रख लो, मिसाल के तौर पर मैं चलो एफ, और जैसे बेटर लगे आपको एफ प्राइम कर लें, जैसे भी है, दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा बी और सी को बताओ, अब इसको छोड़ दो, इसको नहीं अब हमने डिस्कस करना। बी और सी, बी में भी सेम करंट है और सी में भी सेम है, जल्दी बताएं इन दोनों ने आपस में क्या करना है भाई, इन दोनों ने भी आपस में अट्रैक्ट ही करना है, जो भी उसकी फोर्स का नाम है, कुछ भी है। अब आप जरा गौर कीजिएगा, बी वायर उसी फोर्स से इधर जा रही है, उसी फोर्स से इधर जा रही है, तो क्या होना चाहिए, इसका जरा गौर कीजिएगा रिजल्टेंट, यानी कि मैं ये रफ डायग्राम इधर बना रहा हूं, ये बी वाली वायर थी उतनी, और इसी तरह इतनी। मुझे बताओ जरा, एक चीज है उतनी फोर्स से इधर खींच रहे हैं, उतनी फोर्स से उधर खींच रहे हैं, तो क्या वो मूव करेगी, नहीं करेगी। तो आपने ना बी वायर पे रिजल्ट देखना है, वो भी उधर वो भी उधर, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर विल बी द विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगा, ठीक होगी बात ये। अब एक सवाल और करते हैं, शायद आपको मुश्किल ना लग रहा हो, लेकिन मैं ट्राई करता हूं इसको कि और इजी लगे। तीन वायर्स हैं ए बी और सी, अच्छा जी, सब में ना करंट सेम ही है, यही रखें आप, करंट सब में सेम है। ले जी नहीं, बल्कि डायरेक्शन किसी एक की ना चेंज कर देते हैं, आप इस तरह कर लें, हाँ ये कर दें, ये अब थोड़ा सा जरा टफ बन जाएगा। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन में यहां लिख देता हूं, वायर बी विल मूव टूवर्ड्स, बस जल्दी से बताइएगा जी,
वायर बी विल मूव टूवर्ड्स, क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर बताइएगा। पहले दो दो पेयर्स बना लो, ए बी के बारे में डिसाइड करो क्या लिखा होगा। दोनों में करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, इन्होंने क्या करना है जी, रिपेल करना है। एक काम तो साइड पे लगाए ना, फिर देखेंगे बाद में क्या होता है, जो भी है। अच्छा, अब आते हैं बी और सी के बारे में। बताओ बी और सी में, इसको अब छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बस बी और सी को नई चीज बतानी है। इसमें और इसमें दोनों की डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है। ये डाउनवर्ड है, ये अपवर्ड है। जरा बताओ क्या होगा, ये और ये ऑपोजिट है। जब ऑपोजिट हो तो क्या होता है, रिपल्जन। ये नई चीज, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया। आपने गौर किया क्या हुआ, इस पे जो बी वाली वायर पे इधर भी उतनी फोर्स, इधर भी उतनी फोर्स। मुझे बताओ रिजल्ट क्या आएगा। तो आंसर, मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख रहा हूं। तो वायर जो आपके पास बी है विल नॉट मूव, विल नॉट मूव, ये मूव नहीं करेगी। तो आई होप सो थोड़ी बहुत आई थिंक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इन सवालों की। मैं आगे और सवाल करता हूं, आप मुझे उसका आंसर दीजिए। तो उसको हम केस 2 की तरह जा रहे थे। अब अगला सवाल देखते हैं। ये आपने ड्रॉ करनी है। ये स्टूडेंट्स क्वेश्चन आ भी सकते हैं क्योंकि ये सिंपल कैटेगरी, इतनी कोई मुश्किल बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलो ये आपके पास ठीक है। इसी तरह ये और ये ले जी। अब करंट सब में सेम है, मैंने स्टार्ट में बता दिया, वो हमारी कंडीशन भी वही है, डिस्टेंस सब कुछ सेम है। मैं वही पूछूंगा इसमें, वायर बी विल मूव टूवर्ड्स, विल मूव टूवर्ड्स, मूव टूवर्ड्स किसकी तरफ जाएगी, ए की तरफ जाएगी, सी की तरफ जाएगी। ठीक है, चले जी चेक करें आप जरा, बी को ही देखना है। पहले ए और बी का पेयर बनाओ जल्दी से। ले जी, इसने और इसने ऑपोजिट है ना, आपस में रिपेल करना है जी। ले जी, रिपल्जन हो गई ए और बी के। अब आते हैं बी और सी में, जरा चेक करें। बी और सी में दोनों आपस में करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये दोनों क्या करेंगी आपस में, गुड, अट्रैक्ट करेंगी। इसने इसको अट्रैक्ट किया, इसने इसको। अब काम जरा हुआ, एक डिफरेंट आया। आपने गौर किया कि ये भी उसको उधर की तरफ फेंक रही है, ये वाली उसको अपनी तरफ खींच रही है। वैसे ही अगर देखा जाए ना, तो ये रिजल्ट चेक करो, ए की तरफ है, तो आंसर पता क्या आएगा, मैं ए ही आंसर लिख रहा हूं। ठीक है, बी वायर जो है, बी वायर विल मूव टूवर्ड्स, समझ तो आ गई होगी, टूवर्ड्स सी वायर। आई होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। एक सवाल और करते हैं नेक्स्ट, उसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा कि उसमें फिर क्या कैटेगरी होगी। बनेगा तो उसी तरह ही है। फॉर एग्जांपल आप रिलेट कर दें, ऐसे कर लें, चलो ठीक है। ये आपसे ए है, बी है और सी है, तकरीबन उस जैसा ही है। जल्दी से बताइए जी क्या होने जा रहा है। वही बात है, कोई ऐसा चेंज नहीं नजर आ रहा हमें। इन दोनों को देखेंगे, करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऑपोजिट में रिपल्जन। इन दोनों को स्टडी करें, दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है, सेम में अट्रैक्शन। लुक एट दैट, वो सारा रिजल्ट इस तरह। तो बी वायर या बी विल मूव टूवर्ड्स, बताइएगा किसकी तरफ जाएगा, सी की तरफ। द बी वायर विल मूव टूवर्ड्स, वो आपके पास जाएगा जी, वो सी की तरफ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, उसमें मुझे आपने बताना है। फॉर एग्जांपल आप इस तरह कर लें, ये आप इसको रिलेट कर लें, ये भी डाउनवर्ड है, ये आप देखें ये अपवर्ड है। मैंने फिर बता रहा हूं भाई, करंट की डायरेक्शन मैंने शुरू में बताया हुआ सेम है, ए बी और सी के बारे में। ठीक है, अच्छा एक बात हो आपसे पूछना, मैं पूछता हूं, ये तो बी बी वायर की बात कर रहे हैं ना। अच्छा, ये अगर मैं पूछ लेता वायर सी विल मूव, तो आपने कहना था मूव टुवर्ड्स बी, क्योंकि अट्रैक्शन हो रही है। अच्छा, ए के बारे में क्या होता, द वायर ए विल मूव अवे फ्रॉम बी, जो करीब होता है ना उसको ही हम रेफरेंस ले रहे होते हैं। चले जी, इसका बताएं। ये दोनों आपस में अट्रैक्ट कर रही हैं, देयर विल बी अट्रैक्शन। ये दोनों आपस में रिपेल कर रही हैं, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया। खुद बताओ रिजल्ट, ये देखो दोनों में इधर है, तो आप कहेंगे वायर बी विल मूव टूवर्ड्स, ऐसे कर लो, टूवर्ड्स किसकी तरफ, सी की तरफ। ठीक है, हाँ ये भी हो सकता था, द वायर बी विल मूव, हाँ ये भी हो सकता है वैसे, अवे फ्रॉम सी। सिंपल, इज दैट क्लियर। तो आई होप सो ये दो कैटेगरीज मेजर यही दो हैं। हम बाकी करंट की वैल्यूज पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, लेंथी हो जाएगा वो। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन अब आपने मुझे बताना है, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जी ये आपने खुद फौरन से पहले जरा सोचें। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये है, ठीक है, इन द गिवन डायग्राम, ठीक है, इन द गिवन डायग्राम द वायर, ठीक है, विल
मूव, ये वाली जो वायर है ना, विल मूव अल्फा अवे फ्रॉम रेक्टेंगुलर लूप बीटा टूवर्ड्स लूप। जी बताएंगे क्या बन देगा? जाहिर बात है आपने सिंपल ये देखना है कि ये वाली वायर के सामने फेज कौन सा है। अब आप खुद बताओ, जरा चेक करो, बाकी को छोड़ दें, लिव इट दिस वन। अब ये देखें, ये दोनों आपस में डायरेक्शन ऑपोजिट है भाई, बड़ी सिंपल बात है, इन दोनों ने आपस में रिपेल करना है। तो आंसर क्या आएगा कि द वायर, या कॉइल भी हो सकता है, दे एक दूसरे को रिपेल करें, फौरन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ये सवाल भी याद रखना है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये नोट कर लेना, इसकी डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे, हमारा टॉपिक सोलेनॉइड टाइप इस तरह नहीं है, कोई वैसे ही बताएगा। ये है क्लोज लूप, ये स्टूडेंट जरा इसको नोट कर लेना। क्लोज्ड जब लूप होती है ना, लूप क्लोज्ड है, फॉर एग्जांपल जब क्लोज्ड है तो सेंटर में ये जो बी आप ले रहे होते हैं ना, याद रखिएगा क्लोज्ड लूप में, ये एक्स्ट्रा पॉइंट मैं वैसे शेयर कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, वो 0 होती है। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस नहीं करते, ये सब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करें। इसको देखूं ये रिपल्जन, इसको देखूं ये इस तरह। तो एनी हाउ इन अ क्लोज्ड लूप द बी विल बी 0। जैसे एक सवाल और मैं पूछ लेता हूं आपसे, बताना जरा, ये सर्कुलर पाथ है, ठीक है, वैसे मैं पूछता हूँ, देखो ये करंट आ रहा था और ये जा रहा था, बताना जरा जल्दी से, इसमें जारी बात है बी क्या होगा, बी मिनिमम भी कह सकते हैं, आप क्लोज्ड है तो बी की वैल्यू क्या होगी, 0। 12। ये मैंने एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताई, आपने बस अब दोबारा वापस आ जाए इसके ऊपर। ये वाला हमारे पास, ये आपके पास जो हमने डिस्कस किया वो पेज नंबर 58 की साइड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बन सकते थे वो मैंने यहाँ पे आपको बना के बता दिए। नेक्स्ट अब चलते हैं, मैंने अभी बताया, तो अगर मैं इसको आगे हम करते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड और किस टाइप की इंफॉर्मेशन या क्वेश्चन आ सकते हैं। हमारा कंसर्न क्वेश्चन आपने देखा सेकंड ईयर के अंदर एक्चुअली यही है, एक एक फार्मूला कि हर टॉपिक का या दो होंगे या रिलेशंस होंगी, लेकिन उसके क्वेश्चंस का मार्जिन बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो है वो आपने प्रॉपरली इसकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की कर रहे हैं कि मैक्सिमम किस टाइप के, और उसी से नॉलेज और कंसेप्ट निकाल रहे हैं कि कौन कौन सा आ जाएगा। अब मैं एफएससी की बुक सामने रखनी है प्लीज, मैं ना अब क्या करने जा रहा हूं, स्पेशली ए लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए भी प्रॉपर्ली प्लीज आप बुक लाजमी सामने रखिए। मैं ना पेज नंबर 59 को बड़ा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इससे रिलेटेड इसमें है क्या और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर। ठीक होगी बात ये, तो अब आपने ख्याल रखना होगा। इज द क्लियर? ठीक है, अब इससे पहले मैं ना अपनी हम बेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। पहले देखिए, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, ये आपके पास है और ये आपके पास। अभी आपने कहा ना थोड़ी देर पहले कि जी इन दोनों में ना करंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसने क्या करना है, एक दूसरे को क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। अब ये बात हमें काफी हद तक समझ आ गई है। ठीक है, अब एक लफ्ज ना करंट जो है, ये अगर ये वायर ऐसे है तो मैं ये समझाने लगा हूं। आप कह देते हैं कि करंट जो है या तो इस डायग्राम में अपवर्ड है या फिर करंट जो है वो डाउनवर्ड है, लेकिन अभी तक एक वर्ड मैंने इस्तेमाल नहीं किया, वो पता कौन सा, आउटवर्ड या इनवर्ड, ये ख्याल रखिएगा। अब मैं उसकी तरफ जाने लगा हूं। किसी को अगर ज़हन में हो, आपने पढ़ा हुआ है, ये वाली शेप आ जाए और एक ये वाली शेप आ जाए, कोई बताएगा इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये वाला जो डॉट है, इसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, यानी कि ये है ना आपके पास, ये बाहर की तरफ आए, बाहर, ये से कहते हैं आउट। और ये पेज भी हो सकता है, ठीक है, मैं लिख देता हूं, चले, आउट पेज। और ये क्या होता है, इनटू द पेज या प्लेन। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। अब क्या आउट ऑफ क्या इन, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये वाला ना, ये आई भी हो सकता है और मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकता है, ये भी ख्याल रखिएगा, मैं भी बताता हूं। डॉट है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, तो आपके पास डॉट का मतलब है या तो करंट बाहर की तरफ आ रहा है या करंट इनवर्ड है। इसी तरह ही ना मैग्नेटिक फील्ड भी हो गए, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज। यानी ये दोनों जो सिंबल्स है ना, ये करंट के लिए भी और मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी, बस वो डिपेंड करेगा सवाल से कि डॉट और क्रॉस का मतलब इनटू आउट ऑफ, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज। लेकिन क्या दोनों, या तो वो करंट होगा या मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के लिए ना एक ही सिंबल इस्तेमाल करते। मेरा कहने का मतलब ये था। इज दैट क्लियर? अब मैं सवाल आपसे पूछता हूं, ये जरा देखते जाइएगा, मुझे बताना जल्दी से, इन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है, इन गिवन डायग्राम कह दें या फिगर कह दें, इन गिवन डायग्राम, ठीक है,
ऐसे कर ले, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, बोथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स विल, ऑप्शन में यहां लिख रहा हूं अट्रैक्ट, अच्छा ये दो ही रहने दें, हम बाद में देखेंगे, या रिपेल। ले जी डायग्राम मैं बनाता हूं, अब आपने डिसाइड करना। करंट कैरिंग कंडक्टर बता दिया, दिस वन, दिस वन, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। पहले अगर सिंपल डायग्राम बनाता ना मैं, तो वो ऐसे बननी थी, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, ठीक है, ऑपोजिट। तो आपने क्या कहा था, देयर विल बी रिपल्जन। तो जरूरी नहीं है कि लाइनें बना के एरो दे दे आपको, वो ये वाली शक्ल भी दे सकता है। और ऊपर लिखा करंट कैरिंग, ये दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं, बताओ ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। एक डॉट एक क्रॉस है, फौरन समझ आ गई कि एक आउट ऑफ द पेज है, एक इनटू द पेज है, मतलब कि उन दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपने आंसर लिखना है कि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो रिपल्जन होगी। तो आंसर कौन सा आएगा, रिपेल। मैं फिर बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है हमेशा लाइनें लगा के ये शेप दे, वो ऐसे भी दे सकता है। अगला सवाल मुझे बताइएगा, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, करंट कैरिंग कंडक्टर्स, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स है। अब मैं ना ये शॉर्ट वर्ड प्लीज आप इसको समझ आएगा, आर गिवन, ठीक है। ले जी मैं डायग्राम बनाने लगा हूं, जल्दी बताइएगा। दो करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे दिए हुए हैं, जल्दी से बताएगा। इसको चले वायर ए कह दें या बी कह दें, जल्दी बोलिएगा, ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। सिंपल वही बात, दोनों सेम है, सेम हो तो ऑब्वियसली दे विल अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो मैं आंसर ही लिख रहा हूं, आपने सिंपल लिखना है अट्रैक्ट करेंगे। इज दैट क्लियर? तो दिस वन इज द आंसर। अब आता हूं एक और नेचर के क्वेश्चन की तरफ, आई होप सो आप समझ आएंगे। मैं थोड़ा सा यहां पे क्लू देता हूं, ये तो आपको समझ आ गई होगी ना, आई थिंक सो कि दिस वन, ये हमने अभी किया ना सवाल, मैंने आपसे पूछा था बताओ बी वायर इधर जाएगी या उधर जाएगी, वो तो क्लियर हो गया, हमें डायरेक्शन देखनी होती है। अब बताओ, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन गिवन गिवन डायग्राम, इन गिवन डायग्राम कर लें या फिगर कर लें या वायर्स कर लें, ठीक है, वायर बी विल मूव, ऑप्शन पहले ये लिख देता हूं, टूवर्ड्स ए, बीटा ऑप्शन ऐसे आसान वाली लिख लें, टूवर्ड्स सी, किसकी तरफ जाएगी, टूवर्ड्स ए या। अब मैं डायग्राम का क्वेश्चन कंप्लीट करता हूं, आप फौरन देखिएगा, लुक एट दैट, ए वायर, आई होप सो समझ आ गई होगी आपको, बी वायर, सी वायर, बिल्कुल कोई चेंज नहीं है। तो जल्दी से बताओ सेकंड वाली, अब क्योंकि ये वायर्स ऐसे पड़ी हुई हैं, ऐसे इस तरह, ठीक है, आउट ऑफ, बस वही बात, जल्दी से देखें, दोनों डॉट डॉट है व्हाटएवर, लेकिन डायरेक्शन सेम है। सेम है क्या होगा स्टूडेंट्स, अट्रैक्शन। ले जी एक काम तो हो गया, इस पेयर को छोड़ दें, इस पेयर को पकड़ लें, बी और सी को, क्रॉस डॉट, एक है आउट ऑफ एक है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट। जल्दी बताओ अट्रैक्ट और रिपेल, रिपेल, ये इधर ये इधर, जरा रिजल्ट देखो इसका, इधर आ रहा है, तो आपने आंसर क्या बताना है कि टुवर्ड्स ए की तरफ आ जाएगा। आई होप सो ये नेचर भी हमें समझ आ गई कि इसको आपने कैसे करना होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं जाने लगा हूं पेज 59 के एंड के ऊपर, उससे रिलेटेड सवाल कैसे आ सकते हैं। साइड पे एक इंफॉर्मेशन है, उसको टिक करें पहले, और उसकी डायग्राम मैं बनाता हूं, हम उससे सवाल निकालते हैं, मैक्सिमम किस टाइप के पूछे जा सकते हैं। अगेन लास्ट में थोड़ा सा आपके लिए शायद मुश्किल भी हो रहा हो, लेकिन आई होप सो कि जिस तरह हमने बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करके आगे गए हैं, तो इसको नोट करके ना आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप करेंगे। बस लास्ट है, अब हम मैं उसको वैसे नाम दे रहा हूँ, अगर आप देना चाहें तो ठीक है। पेज नंबर ये 59 ही है, लेकिन मैं केस 3 टाइप डिस्कस करने लगा। हमारी FSC बुक में भी मौजूद है, A लेवल्स वालों ने भी ये पढ़ा हुआ है, लेकिन शायद माइंड में नहीं होगा, तो प्लीज़ इसको आप देखिएगा कि ये अब हम करने क्या जा रहे हैं। हम ये करने जा रहे हैं, पहले तो मैं जो मेंशन करूंगा सवाल, उससे पहले अपनी बेस को बनाते हैं। अब वही दोबारा वाली बात देखें, ये करंट कैरिंग कंडक्टर आई है, अच्छा इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप इसको कर दें कि ऐसे कर दें, आउट ऑफ द पेज, ऐसे ही है ना। इसी तरह ये तो आपने कहा डाउनवर्ड करंट, तो मैं कह देता हूं
ऐसे तकरीबन इनटू द पेज, ठीक है ना, यानी कि ये अपवर्ड जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है तो आप बाहर ऐसे निकालेंगे तो ये आउटवर्ड ही टर्मिनोलॉजी आती है। इनवर्ड जा रहा है तो आप ऐसे कर देंगे तो वो इनवर्ड ही जा रहा होगा, मतलब कि हमने ऐसे कन्वेंशन बना ली। अगली बेस क्या है मेरी, देखना, ये अब आपने आई को ड्रॉ किया था ना, और इसके गिर्द ये आपने क्या ड्रॉ की थी, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे किया होगा पहले वाले। अब ये शेप आ जाए तब भी ऐसे ही करना आपने, ये तो हो गया ना करंट कैरिंग कंडक्टर आउट, इसके गिर्द आपने बिल्कुल उसी तरह वही फील्ड बनेगी, ठीक है, बिल्कुल वो अगर लाइन लगाई हुई है फिर तो बड़ा आसान है ना, राइट हैंड रूल से बता देना ये है। तो अगर ये डॉट लगाया तो फिर आपने जाहिर बात है इस तरह फॉर्मेशन बाहर की तरफ करनी, ये उसकी डायरेक्शन। अच्छा, अगर ये वाली लाइन थी इनवर्ड, ये भी बड़ा आसान काम था कि हमने क्या कर दिया, ये वाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्रॉस आ जाए तो उसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड आपने बनानी है। इस तरह बताने का मकसद क्या था, जब लाइंस लगाते थे तो उनके गिर्द फील्ड बनती थी सर्कुलर पाथ में, जरूरी नहीं है लाइंस बनी आए, ये डॉट और ये क्रॉस भी आ सकती है, करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं तो इनके गिर्द भी उसी तरह सर्कल बना के बताना है कि ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, पहले लाइंस बनाई, सर्कुलर पाथ बना के बता दिया ये मैग्नेटिक फील्ड है। अब जरूरी नहीं हमेशा लाइन बनी आए, डॉट और क्रॉस शक्ल भी आ सकती है, फिर भी आपने उसके गिर्द सर्कुलर पाथ, राइट हैंड रूल यूज करके जो भी डायरेक्शन बने सर्कुलर पाथ बनाने, ये उनकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड। ले जी, ये तो मैंने अपनी बेस स्ट्रॉन्ग कर दी। बस अब इन द लास्ट, उसके बाद मैं अब आपसे एक पहला पॉइंट डिस्कस करूंगा जो बुक वाली डायग्राम है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं डायग्राम्स वाले, वो हम देखते हैं। देखें डायग्राम कुछ यूं बनी, ये देखिए ये नॉर्थ पोल है और ये क्या हो गया, साउथ पोल, ठीक होगी बात ये। अब नॉर्थ मैग्नेटिक लाइंस हमेशा कहां से कहां ट्रेवल करती हैं, ये भी मैं थोड़ा सा पहले आइडिया दे देता हूं। ये जो हम करते हैं ना, ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है, हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ जो है वो ट्रेवल करेंगी लाइंस। लेकिन कभी सवाल आ जाए ना, बताइएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड द मैग्नेट, तो वो याद रखिए, ऐसे जा रही हैं, ऐसे जाके वो इस तरह जाएंगी, तो उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करना है इनसाइड द मैग्नेट, साउथ टू नॉर्थ। ओके, ये जरा थोड़ा हम करते हैं इसको। ये हो गया, ये मैंने जो लाइंस ड्रॉ की है ना, आप समझ जाए, ये तो मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये मैंने ना मैग्नेट ऐसे, ये आपको पता है ना मैग्नेटिक लाइंस होती हैं इसकी, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है जो बुक में भी है कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर को ना हम ला के इसके अंदर रखते हैं, तो बताइए ये इस तरह मूव करेगा या एकदम से इधर मूव करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर को जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसके फोर्स एक्ट होगी और इधर मूव करेगा। अब मसला पता क्या आया, यहाँ पे मैं ये लाइंस नहीं बना सकता, मैं क्या करने लगा हूं, करंट कैरिंग कंडक्टर है वो रखने लगा हूं इस पे, ये देखिएगा ये डॉट है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। अब जरा ख्याल रखना प्लीज, ये जो पोल्स है ना, ये वाली लाइंस होगी इनकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, यानी कि मैं अपना वर्ड बना लेता हूं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर जो आपने रखा है उसकी अपनी भी तो फील्ड होगी ना, जो कि सर्कुलर पाथ में होगी, वो ये देखें उसकी अपनी फील्ड वो ये वाली होगी। दोबारा समझिएगा, आपने करना क्या है, देखिए मैं यहां पे अगेन डायग्राम बना रहा हूं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, आपको पता है कि नॉर्थ से साउथ, ये तो मैग्नेट की अपनी लाइंस होगी। मैंने क्वेश्चन क्या करना है या आगे टॉपिक क्या है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को इसमें रखा जाए, ठीक है, जिसमें करंट आउट ऑफ द पेज है या इनटू द, जो भी है ऐसे, तो बताओ एकदम से इधर जाएगा या इधर जाएगा, ये बताना है। अब देखो मैंने ये किया, मैंने किया कि एक डॉट वाला, डॉट का मतलब है करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि करंट जिसमें से आउट, उसकी अपनी फील्ड भी तो होगी ना सर्कुलर पाथ में, तो मतलब क्या हुआ, अब जरा ख्याल, ये वर्ड ख्याल, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड, मैं इसको नाम कोई भी दे दें आप, M1 कर दें, ये वाली जो होगी वो वायर की अपनी होगी, मैग्नेट की अपनी, वायर की अपनी, दो हो गई ना। अब देखते हैं कि ये वायर कंडक्टर जो है, जो मैंने ऐसे रखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा, एकदम से मूव करके नीचे आएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा, उसके लिए चेक करते हैं। पहले तो बताओ, आपको पता लग गया होगा ये क्या है, डॉट है, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द पेज, राइट हैंड रूल यूज करना है, थंब का मतलब करंट की डायरेक्शन आउट,
और कर्लिंग ऑफ फिंगर जो उसकी क्या होगी, वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, लाइक इस फॉर्म के अंदर। तो अब आपने इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी है। तो ये मैंने जो सर्कल बनाया ना, पहले इसका डिसाइड करें कि एरोस कैसे आएंगे। राइट हैंड रूल यूज करें जी, ऐसे। तो ये डायरेक्शन आप अपने रजिस्टर्स पे भी बना सकते हैं। आई होप सो ये अंडरस्टैंडिंग हुई होगी आपको, ठीक होगी बात ये। तो मैं फिर क्या करने लगा हूं, मैं एग्जांपल देने लगा। ये देखिए, ये डॉट था, इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, ऐसे। ये इसकी अपनी मैग्नेटिक, ये करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे पड़ा हुआ है, इसके गिर्द जो है ना अपनी मैग्नेटिक, इसको उठा के मैं यहां रख दिया। जैसे ही रखा, इसने इधर उधर मूव करना है। अब डिसाइड करते हैं ये जाएगा किस तरफ। डिफिकल्ट पॉइंट है, प्लीज समझिएगा कैसे। ये जरा देखना, यहां से नीचे मैग्नेटिक लाइंस एक्सटर्नल, मैं वर्ड खुद ही यूज कर रहा हूं, और वायर की अपनी मैग्नेटिक फील्ड वो ये है। आपने गौर किया, ये मैं एरोस डाल रहा हूं, नॉर्थ से साउथ वाली लाइंस डाउनवर्ड आ रही हैं, लेकिन इस जगह के ऊपर गौर करें, इन दोनों पे पता क्या हुआ है, एक्सटर्नल मैग्नेट की फील्ड और वायर की अपनी फील्ड दोनों आपस में एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं। पैरेलल का मतलब यहां पे ये दोनों ने, एक्सटर्नल और इंटरनल, यहां पे दोनों ने एक दूसरे को क्या किया, सपोर्ट किया। क्या किया, सपोर्ट किया। और यहां बताना, एक दूसरे को इन्होंने क्या किया, कैंसल किया। तो बताएं, यहां पे जहां सपोर्ट हुई है, बी वीक होगी रिजल्टेंट या स्ट्रॉन्ग होगी? यहां पे याद रखना स्ट्रॉन्ग होगी, और यहां पे क्या होगी, वीक होगी। तो रिजल्ट क्या है, जल्दी बताओ कि फोर्स हमेशा वीक की तरफ लगती है या स्ट्रॉन्ग की तरफ? याद रखो, हमेशा वीक। आपने वीक का डिसाइड कैसे किया, मैं यहां बना देता हूं। ये देखो ना, ये नॉर्थ था, ये साउथ था, ये लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ये लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ। ठीक, अब जरा गौर करें, यहां क्या हुआ, ये मैग्नेट की लाइन और इस कंडक्टर की लाइंस आपस में एक दूसरे से मैच कर रही हैं। ये फील्ड होगी स्ट्रॉन्ग, बी हो गया स्ट्रॉन्ग। यहां पे यहां क्या हुआ, ये और ये दोनों कैंसल कर रही हैं, यहां काम हो गया वीक। और फोर्स हमेशा वीक पार्ट की तरफ जाती है, तो यहां पे फोर्स हमेशा इस वीक पार्ट की तरफ जाएगी। तो मैं कहूंगा दिस कंडक्टर विल मूव, ठीक है, ऑपोजिट दिस वन, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड कोई भी ऑप्शन हो सकती है, उस तरफ जाएगा। ये था टॉपिक, छोटा सा लेकिन मुश्किल है आपको। अब मैं ना एक दो क्वेश्चन करता हूं, फिर बहुत क्लियर होगा आपको। अब आपने मेरे साथ बताना है कि क्या होगा इसका आंसर। देखो, पहला सवाल, ये नॉर्थ है मैग्नेट और ये साउथ हो गया, ये ड्रॉ हुआ ही आएगा, ये तो आपको पता लग गया होगा, नॉर्थ से साउथ। ये कौन सी होगी, मैग्नेट की अपनी फील्ड। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक था कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, भाई करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी अपनी फील्ड भी तो होगी ना, जारी बात है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल, वही राइट हैंड रूल, अब इनवर्ड जाना आपने ऐसे, तो उसके मुताबिक ये इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बनती है। चलें जी, इसको उठा के मैं रखने लगा हूं इसके अंदर कि बताएं कि क्या होगा। ये देखना कि ये क्रॉस आ गया, ये इसकी अपनी फील्ड हो गई। अब आप खुद गौर करें, ये डायरेक्शन होगी इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड की। जरा बताएं क्या हो रहा है, वो हो ये रहा है, लुक एट दैट, ये मैग्नेटिक लाइंस आ रही है। बताना जरा इस साइड पे क्या हुआ है, मैग्नेट की फील्ड और कंडक्टर की अपनी फील्ड एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं। कैंसल अगर करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। यहां पे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बाहर वाली। और ये कौन सी रीजन बन जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो बताओ, दिस कंडक्टर विल मूव, दिस वर्ड इस साइड पे जाएगा या इस साइड पे जाएगा? बताओ कि फोर्स हमेशा किस तरफ जाती है, जहां पे बी वीक होता है। तो ये वायर इस तरफ फोर्स लगेगी और वो इस तरफ मूव करेगी। अच्छा चलें, एक सवाल अब थोड़ा डिफरेंट करना है, ये जरा अब आपने मुझे बताना। देखो, ये आप नॉर्थ कर लो, ये आप साउथ कर लो, ठीक होगी बात। ये क्वेश्चन ये है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर, यही है, ये समझ जाना। अब इसकी अपनी फील्ड है, ठीक है, वही वाला, ये आपको पता लग गया होगा। ये इसकी डायरेक्शन, क्वेश्चन है डायरेक्शन बता दो, ईस्ट और सॉरी वेस्ट, ये तो हो गया नॉर्थ हो गया ना, नॉर्थ साउथ।
द वायर या कंडक्टर विल मूव, ठीक है, विल मूव टूवर्ड्स अल्फा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ या साउथ। बताना अब क्या होगा। ये डायग्राम है क्वेश्चन, आपने बस इतना करना है, मैग्नेटिक लाइंस फील्ड की डायरेक्शन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। नहीं जी, बस इतना देख के बता दो मैग्नेट की अपनी लाइंस और कंडक्टर की अपनी व्हील कहाँ पे सपोर्ट कर रही है, कहाँ कैंसिल कर रही है। ये देखो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे क्या कर रही है, कैंसिल। यहाँ पे सेम डायरेक्शन सपोर्ट, तो वी कौन सा हुआ जहाँ कैंसिल, और जो पार्ट वीक होता है ना, फोर्स हमेशा उसी तरफ लगती है। तो जिस तरफ फोर्स होगी वही मोशन भी होगा। तो आपने किसके आंसर देना है, द वायर बी विल मूव टूवर्ड्स, किसकी तरफ जाएगा, वो नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। अब होप सो, काफ़ी मुश्किल था आई नो दैट कि, लेकिन आपने अंडरस्टैंडिंग की होगी। उसी को कंटिन्यू रखते हैं केस 3 को। अब आप पता क्या करो, ऐसे कर लो, ये साउथ है इन द गिवन डायग्राम, ये नॉर्थ, मैग्नेट हो गया, ठीक हो की बात ये। अब हमने आपको आपके सामने, अब मैं करता हूँ इन द गिवन डायग्राम, ये क्रॉस हो गया ना, क्रॉस का मतलब होता है आपके पास आउट ऑफ द पेज, और डायरेक्शन दे आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। चले हम यहां पे दे देते हैं। क्वेश्चन वही है, दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल मूव, ठीक है, अपवर्ड और डाउनवर्ड। द करंट कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग कंडक्टर विल मूव, बस दो ही रहने दें ऑप्शन, विल मूव अपवर्ड, बीटा डाउनवर्ड। जी, अब आप क्या कहते हैं इसके बारे में, अपवर्ड करेगा या डाउनवर्ड करेगा। आपने वही काम करना, सामने डायग्राम आ गई, आपने अब क्या करना है, नॉर्थ से, हमेशा लाइन नॉर्थ से साउथ बन रही होती, ऐसे ड्रॉ कर दी। ये जरा आप गौर कीजिएगा प्लीज कि कहाँ पे ना मैग्नेट की फील्ड और इसकी वायर की अपनी फील्ड आपस में मीट कर रही है, कहाँ कैंसिल कर रही है। नजर आ रहा होगा आपको, ये देखा यहाँ पे एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। अगर कैंसिल कर रही है तो ये क्या होगा, वीक होगा, और फोर्स हमेशा किसकी तरफ चलती है, वीकर पार्ट की तरफ। तो आप कहेंगे कि ये किस तरफ जाएगा, हमेशा अपवर्ड की तरफ चला जाएगा। ठीक, एक सवाल और देख लीजिए यहाँ पे, वो आप इसको इस तरह रिलेट कर ले, मैं डायग्राम उसी तरह बना देता हूँ। देखो साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया। ले जी, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसकी ये मैंने वैसे अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाई। क्वेश्चन वो वही है, द कंडक्टर या वायर विल मूव जी, जरा खुद डिसाइड करें, विल मूव, वैसे तो उसका ऑपोजिट ही है, विल मूव अपवर्ड या डाउनवर्ड। मैं सोल्यूशन भी यहाँ पे बता देता हूँ क्या होगा। लाइंस हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ ड्रॉ करनी है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, और ये राइट हैंड रूल यूज करना है। तो ये इसकी अपनी सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पे कहाँ पे कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट कर रहे हैं, बी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे आपके पास जो है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब जहां कैंसिल करेंगे हमेशा वीकर की तरफ रहेगी। तो आंसर क्या आएगा, विल मूव, अल्फा ही आंसर लिख रहा हूं, आंसर इसका सिंपल आप बताइएगा, दैट विल बी द डाउन वर्ड, इसका जो है वो प्रॉपर आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हो की बात ये। इस तरह कोई भी फॉर्मेशन कोई भी है, तो इन द लास्ट आखिर में जाते जाते इसी के आप वंस अगेन एक प्रैक्टिस की अकॉर्डिंग मुझे बताइएगा, ये साउथ, ये आपके पास आ गया नॉर्थ। ठीक हो की बात ये, बस इतनी डायग्राम बनी हुई है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। बताइएगा क्वेश्चन, द वही करंट कैरिंग कंडक्टर, मैं पूरा लिख देता हूं इसको, करंट, ऐसे सवाल आएगा, कैरिंग कंडक्टर, द करंट कैरिंग कंडक्टर विल मूव, इसी तरह करना है, विल मूव ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टू, वही बात आ जाएगी, अपवर्ड का लफ्ज आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, डाउनवर्ड का वर्ड आ जाएगा। तो मुझे बताइएगा, पहले तो आप इसकी राइट हैंड रूल से डायरेक्शन को डिजाइन करें कि एक्चुअली इसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरह, क्रॉस वही देख लें, ठीक है। ये अगर कोई गलती हो तो जरा प्लीज देख लीजिएगा इसको। ये आ जाएगा नॉर्थ से साउथ तक मैग्नेटिक लाइंस बनाई हमने। ले जी, अब डिसाइड मैं कर सकता हूं क्या, यहाँ पे जी बताइए क्या हुआ, सपोर्ट हुई, यहाँ पे कैंसल हुआ। खुद बता दो, जहां कैंसल होगा वो वीक होगा ना, तो जिस तरफ वीक होता है, वीक मैं वर्ड लिख रहा हूं, फोर्स हमेशा उस तरफ ही लगती है। तो आंसर इसका आप, हाँ चार्ली भी लिख लो, ऐसे कर लो, लेफ्ट वर्ड कर दो ऐसे, और डेल्टा में कर दो राइट वर्ड।
तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, तो राइट वर्ड फॉर्मेशन है तो आपके पास आंसर ये आ जाएगा। यहाँ जाके ये वाला टॉपिक जो है वो आपका रिलेशन, पूरा आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस अब करनी है घर पे। आपने प्रॉपर्ली क्वेश्चन को ऐसा हो तो क्या हो, ऐसा हो तो क्या हो। लाइव चैट मौजूद है, लाइव टीचिंग आपके पास मौजूद है। मुश्किल थे ऑब्वियसली, हो सकता है मैंने आई ट्राई माई बेस्ट कि बेस को स्ट्रॉन्ग करके बताऊं ताकि चीज़ें समझ आ दें। तो आप एक दफ़ा जब इनको देखेंगे, लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप सो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके अलावा अगर कोई प्रॉब्लम आती है या तो लाइव चैट, लाइव टीचिंग मौजूद है आपके पास, तो वो आप ज़रूर टीचर से शेयर कर सकते हैं।